नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम गणित की एक और प्रमुख शाखा से परिचय प्राप्त करेंगे। अभी तक हम लोग गणित में संख्याओं के साथ खेल रहे थे। उसकी विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, उसका गुणा, भाग इत्यादि करते आ रहे थे और इस प्रकार का जो गणित पढ़ रहे थे उसे हम लोग अंक गणित के अंतर्गत रखते हैं। अंक गणित, अरिथमेटिक। ठीक इसी प्रकार आपने देखा कि गणित के कुछ भाग में, कुछ पाठ में हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों को पढ़े और जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़े, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़े, उसे हम लोगों ने ज्यामिति नाम दिया। ठीक इसी प्रकार से गणित की एक और प्रमुख शाखा है जिसे बीज गणित कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम लोग एलजेब्रा कहते हैं। आज हम लोग इसी से परिचय प्राप्त करेंगे कि आखिर बीज गणित में किस प्रकार के गणितों को सम्मिलित किया गया है। हम बीज गणित में आगे बढ़ें इसके पहले आपको बता दें, अपने भारतीय मूल के ही महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक हुए हैं भास्कराचार्य। उनका बीज गणित में बड़ा योगदान है। आइए हम आपको भास्कराचार्य से परिचित कराएं। बच्चों, अभी आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है। ये अपने भारत के बहुत ही महान ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं, साथ ही साथ गणित पर इनकी विशेष पकड़ रही है। इन्होंने बीज गणित के लिए अच्छा खासा कार्य किया है और बहुत सारे नियमों को, सूत्रों को ढूंढकर एक पुस्तक में डाली है या बनाई है। बच्चों, भास्कराचार्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। अब सिद्धांत शिरोमणि करके जो एक पुस्तक है इनकी, उसके 4 भाग हैं। इसमें उन्होंने लीलावती, बीज गणित, साथ ही साथ गोला अध्याय इत्यादि को एक जगह एकत्र किया है, जिसमें बीज गणित जो है इनका एक बहुत ही किताब के अंदर प्रमुख पार्ट है। इसमें कई प्रकार के सूत्रों का उन्होंने खुद से ढूंढकर समावेश कराया है। तो हम लोग मिल रहे थे भास्कराचार्य से, अपने भारतीय मूल के ही हैं, ये यहीं के हैं। बहुत प्राचीन, बहुत पहले जब ग्रहों की गतियों के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, इन्होंने सूर्य को के परिक्रमा में लगने वाला जो समय है पृथ्वी के द्वारा या जो दूरी है, इन सब बातों की गणना उतना पहले कर लिया था। अब आइए बच्चों, हम समझते हैं बीज गणित के बारे में। तो ऐसे समझिए आप, हम आपको एक छोटा सा अभी एक्टिविटी बताएंगे, क्रियाकलाप बताएंगे जिसे आप करेंगे। उसके पहले समझिए कि जैसे शब्दों के साथ, संख्याओं के साथ हम विभिन्न प्रकार की संक्रिया करते हैं अंक गणित के अंदर। यदि इन संख्याओं में अक्षरों को भी शामिल कर लिया जाए, अक्षर भी उसमें डाल दिए जाएं संख्या के जगह पर, तो उन अक्षरों के साथ भी विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं को हम कर सकते हैं, गणितीय संक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो अज्ञात है उसे यदि संख्या में न लिखकर अक्षरों के रूप में लिखें, तब उससे हमारा एक शाखा ये बीज गणित का प्राप्त होता है। आप ऐसे समझें, एक एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ। माचिस की तिल्लियाँ लीजिए और माचिस की तिल्ली से अंग्रेजी का लेटर बनाइए, ABCDPQ जो भी बनाना चाहते हो। आइए हम आपको कहते हैं कि आप भी प्रकार की आकृति बनाइए। किससे? माचिस की 2 तिल्लियाँ से बनेगा। भी कैसे बनेगा? कम से कम कितनी तिल्ली चाहिए?
2 तिल्ली चाहिए। 2 तिल्लियों से आप भी का आकार बनाएं। अब अपने मित्र को बुलाएं और कहें कि इस प्रतिरूप को, इस मॉडल को और आगे बढ़ाओ। फिर से एक भी बनाइए और फिर से एक भी बनाइए और इस प्रकार का एक मॉडल तैयार कीजिए। आइए हम आपको चित्र में दिखाते हैं कैसा मॉडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माचिस की तिलियों की सहायता से भी का आकार बनाया गया है। दिख रहा है आपको? अब ये जो भी का आकार बनाया गया है, सबसे शुरू में देखिए एक भी का आकार है। उसके बाद आपका मित्र आया और उसी में और तिलियां जोड़कर दूसरे भी का निर्माण किया और ठीक इसी प्रकार से फिर कोई दूसरा दोस्त आकर फिर एक दूसरे भी का निर्माण किया। अभी सबसे अंत में कुल कितने भी का निर्माण हो गया है? 1 2 3। और माचिस की कितनी तिलियां उसमें लगी है, जरा गिन के बताइए। सबसे अंत वाला में जिसमें 3 भी का निर्माण हो रहा है, उसमें कुल कितनी माचिस की तिलियों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से इस प्रतिरूप को, इस मॉडल को और आगे आप बढ़ाएं और भी माचिस का तिलियों का प्रयोग कीजिए और भी बनाइए। 8 भी बनाइए आप, और 8 भी बनाने में कितनी तिलियों का उपयोग आपने किया है ये ज्ञात कीजिए। हो जाएगा आपसे ज्ञात? चलिए, कैसे कैसे हो रहा है? अभी जो आपने घटना किया, जो 8 भी बनाए उसमें तिल्लियों का प्रयोग किया, तो 1 भी बनाने में कितनी तिल्ली लगी, 2 में कितनी तिल्ली लगी, 3 में कितनी तिल्ली लगी, 4 में कितनी लगी। आइए हम इस बात को एक सारणी में, एक टेबल में बनाते हैं। हम लोग एक सारणी बनाते हैं बच्चों मिलकर, जिसमें एक तरफ ये लिखते हैं बनाए गए भी की संख्या, बनाए गए भी की संख्या, और ये भी बनाने में जो उपयोग में लाए गए हैं तिल्लियां, तिल्लियों की संख्या, कितने तिल्ली लगे, तिल्लियों की संख्या। आइए इस प्रकार की एक सारणी हम बनाते हैं। आप देख रहे थे जब 1 भी बनाया आपने तो उसमें कुल कितनी तिल्ली लगी थी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2। और जब 2 भी बनाया गया तो लगने वाली तिल्लियों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 4। इसी प्रकार 3 भी बनाने में, और आगे बढ़ाइए, 4 भी यदि बनाते तो कितनी तिल्लियां लगती? और इस प्रकार से आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि जब 5 तिल्लियां लगाएंगे, जब 5 भी का निर्माण करेंगे उसके लिए कुल कितनी तिल्लियां लगेगी, और इस प्रकार से आपका यह सारणी आगे बढ़ता चलेगा। अब ये जो सारणी बनाए हैं, इसमें बनाए गए भी की संख्या और लगने वाले तिल्लियों की संख्या के बीच क्या कोई रिलेशन, कोई संबंध आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो इस संबंध को यदि हम स्थापित कर दें तो उसे ही नियम कहते हैं, और एक बार जब नियम बन जाएगा तो आपको वास्तविक में भी बना कर हमेशा जांच नहीं करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है कि 100 भी बनाने में कितनी तिल्लियां लगेगी, तो हर बार 100 बार भी बना करके तिल्लियों को गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे प्राप्त होगा? हम लोग क्या करेंगे, ये जो मॉडल बन रहा है, ये जो प्रतिरूप बन रहा है, इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करके और इससे एक नियम की रचना करेंगे। ये आप देखिए ध्यान से कि कितनी तिल्लियां लग रही हैं। आप देखेंगे तो लगने वाली तिल्लियों की संख्या बनाए गए भी की संख्या का दुगुना है, बनाए गए भी की संख्या का दुगुना है। जैसे जैसे भी की संख्या बढ़ रही है, तिल्लियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और किस गति से बढ़ रही है? 2 गुनी गति से बढ़ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तिल्लियों की संख्या, वस्तुतः तिल्लियों की संख्या कितना है?
तो 2 गुना भी की संख्या, 2 गुणा भी की संख्या। यही बातें स्पष्ट है। जितनी भी बन रही हैं, 4 भी बनी तो तिल्ली कितने लगा, 2 से गुना करके 8, 3 भी बनाने में लगा हमने 6, 5 में 10, आसानी से पता चल रहा है। अब इस भी की संख्या को यदि हम कुछ मान लें, कुछ भी ABCD PQR कुछ भी, तो हमारा हो जाएगा तिलियों की संख्या बराबर, चलिए मान लिया हमने 2n या 2 गुणा n, सॉरी, जहां n क्या है, आइए हम लिख दें, जहां n भी की संख्या है, भी की संख्या है। अब बच्चों, जो हमने 2 गुणा n लिखा है वह वस्तुतः में 2n ही है, अर्थात तिलियों की संख्या कितना के बराबर है, 2n के बराबर है, जहां n भी की संख्या है और भी की संख्या हमेशा धनात्मक में होगा, अर्थात जहां n के जगह पर हम लोग 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। अब ये जो हमने बनाया तिलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम, एक सूत्र, एक फॉर्मूला, वो क्या बन गया हमारा, 2n। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो n है, ध्यान दीजिए, यहाँ n का मान बदल रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, और उसी के अनुसार तिलियों की संख्या भी बदल रही है। अब n कुछ निश्चित नहीं है। यदि हम कहें कि 8 भी बनाने में कितनी तिली लगेगी, तो आप कहेंगे 2 गुणा 8, तो यहाँ 8 फिक्स है आपका, तो जो फिक्स है, अचर है, कांस्टेंट है। लेकिन यदि उस 8 के जगह पर हमने लिखा है n, और n के जगह पर कोई भी मान 1 2 3 4 5 रखकर हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात यहाँ जो n है इसका मान क्या है, बदल रहा है, फिक्स नहीं है, बदल रहा है। और इस प्रकार गणित में संख्या का तो प्रयोग हम कर ही रहे थे, अक्षरों का भी प्रयोग करने लगे, और वैसे अक्षर जिसका मान बदल रहा हो और उसके मान बदलने से पूरा मान बदल जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में ऐसे अक्षरों को हम लोग चर राशि कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम लोग कैसी राशि कहते हैं बच्चों, चर राशि कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं चर राशि की, वेरिएबल, वेरिएबल। अभी तक हम लोग गणित में एकदम फिक्स संख्या को ही पढ़ रहे थे, 6 का मतलब 6, 8 का मतलब 8, 2 + 5 एकदम फिक्स था। लेकिन अब हमारा संख्याओं के अलावे अक्षरों का भी प्रयोग हम कर रहे हैं, ABCD PQR, आ बा सा दा, अपने हिसाब से कुछ भी। हमारे जो भास्कर आचार्य थे उसमें एकदम प्राचीन गणित में वो एलजेब्रा में ABCD PQR का उपयोग ना करके हमारे जो वर्ण थे, रंग थे, उसके पहले अक्षर का उपयोग करते थे, जैसे का, जैसे नीला से नी, और इनका उपयोग वो चर के रूप में करते थे। आज के गणित में अभी हम लोग प्रचलित रूप में जो है वो चर राशि के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ABCD PQR XYZ कुछ भी। और ये सारी राशियाँ जिसका मान बदल सकता हो या हर बार बदल जाता हो, उसे हम लोग चर राशि के नाम से, वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं चर राशियों का हम लोग उपयोग बीज गणित के अंदर करते हैं। एलजेब्रा के अंदर अचर के साथ साथ, संख्याओं के साथ साथ चर राशियों का भी प्रयोग, अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग या हिंदी के अक्षरों का प्रयोग हम आप करते हैं। बच्चों, एक स्टेटमेंट है कि अमित आनंद से 5 वर्ष बड़ा है।
आनंद 10 वर्ष का है। इस स्टेटमेंट को जरा समझिए, क्या कह रहे हैं हम? अमित आनंद से 5 साल बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, और आनंद का उम्र दिया गया है हमें 10 वर्ष। क्या हम अमित की आयु के बारे में बात कर सकते हैं कि अमित कितने वर्ष का है, इसका एज क्या है? बिल्कुल, आप बताइए क्या हो जाएगा? एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आनंद से 5 वर्ष बड़ा है, और आनंद का भी हमें उम्र पता है 10 वर्ष। तो हम कहेंगे कि अमित 10 + 5, 5 अधिक है, अर्थात 15 वर्ष का है। अब जरा समझिए, आनंद तो 10 वर्ष का दिया गया था, और एक रिलेशन दिया गया है कि अमित आनंद से 5 वर्ष बड़ा है। अब यदि आनंद का उम्र ही न दिया रहे तो फिर अमित का कैसे ज्ञात करेंगे? इस स्थिति में हमें संख्या के जगह पर कुछ न कुछ अक्षर मानकर चलना पड़ेगा, और उसे फिर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि आनंद का उम्र न दिया रहे, हमें सिर्फ ये दिया रहे कि अमित आनंद से 5 वर्ष बड़ा है, और इसके लिए हमें एक नियम ढूंढना हो, एक नियम बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? माना कि आनंद का आयु, आनंद का तो पता नहीं है आयु, माना आनंद का आयु कुछ भी मान लिया आपने 22 वर्ष है। अब देखिए नियम कैसे बनेगा? अमित आनंद से 5 वर्ष बड़ा है, अर्थात अमित का ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? आनंद में 5 वर्ष बड़ा करना है। अब यहाँ पर हमने किसका उपयोग किया? वेरिएबल का, चर राशि का, अर्थात आनंद का जितना भी उम्र हो, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, जितना भी हो, यदि उस वैल्यू को यहाँ रख दें तो हमें अमित का उम्र पता लग जाएगा। अर्थात अमित का उम्र ज्ञात करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, हमने एक नियम बनाया। क्या भाई? तो 22 + 5, जहाँ 22 क्या है? जहाँ 22 आनंद का आयु है, आनंद का आयु है। अब आनंद का आयु कुछ भी रहेगा, उस हिसाब से ये अगर वैरी करेगा तो अमित का भी आयु उसी हिसाब से वैरी करेगा। अब यहाँ हम लोगों ने जो बनाया 22 + 5, इसमें चर राशि भी है, अचर राशि भी है। इस प्रकार हम लोग एक व्यंजक बनाए हैं, यही बीजगणित है, जिसमें हम लोग अक्षरों की सहायता से, संख्याओं की सहायता से। अब देखिए 22 में 5 तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक अक्षर है और एक हमारा संख्या है। यहाँ पर 22 का मान कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, तभी जाकर हम ज्ञात कर सकते हैं इस व्यंजक का मान। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे आसपास में भरे पड़े हैं, और वहाँ से शब्दों को उठाना है, वाक्य को उठाना है, स्टेटमेंट पकड़ना है, और उसे इस प्रकार से गणितीय रूप देना है, बीज गणितीय रूप देना है। देखिए और भी हम उदाहरण आपके साथ शेयर करते हैं। आइए बच्चों, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एक टोकरी में 60 केले हैं। हमसे पूछा गया यदि 3 टोकरी होंगे तो कितने केले होंगे। किसी ने प्रश्न किया यदि 5 टोकरी होंगे तो कितने केले होंगे। यदि ऐसे ही 12 टोकरी होंगे तो कितने केले होंगे। सबका उत्तर हम ढूंढ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रकार से कुल केलों की संख्या ढूंढने के लिए यदि हमें एक व्यापक रूप से नियम बनाने को कहा जाए, यदि एक सूत्र ढूंढने को कहा जाए, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। आप देखिए, एक टोकरी है तो 60 केला, 2 टोकरी होगा तो क्या होगा, फिर से 60 + 60, फिर 3 टोकरी होगा तो क्या होगा बच्चों, 60 60 60, कितने बार, 3 बार। अर्थात कुल केलों की संख्या टोकरियों की संख्या पर निर्भर है। अब यदि हमें व्यापक रूप से एक नियम बनाना होगा तो हम मानकर चलेंगे कि माना टोकरी की संख्या
टोकरी की संख्या, कुछ भी ले लिया हमने n। अब जितनी टोकरी की संख्या है n के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 टोकरी, 2 टोकरी, 3 टोकरी, और उसमें कुल केलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल केलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको एक टोकरी में अटने वाले केले से टोकरियों की संख्या को गुना करना पड़ेगा, अर्थात 60 गुना n, और इसे हम लोग 60n भी लिख सकते हैं। वस्तुतः 60n का क्या मतलब है? 60 गुणा n। कहीं लिखा हुआ 5p, तो क्या अर्थ है 5p का बच्चों? 5 गुणे p, बीच में गुणा है जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल केलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने व्यापक रूप से एक नियम ढूंढ लिया, 60n, वेयर n इक्वल टू, जहां n क्या है भाई? तो टोकरी की संख्या, टोकरी की संख्या। और टोकरी की संख्या किस चीज में होगा? नेचुरल नंबर में, अर्थात n के जगह पर 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिया जा सकता है। तो एक व्यापक रूप से नियम बन गया अब कि 5 टोकरी, 6 टोकरी, क्या जितनी भी टोकरियों की संख्या होगी यदि वो दी जाए तो हम केलों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बीज गणित की सहायता से दैनिक जीवन के भी बहुत सारे प्रश्नों को एक नियम से बांधा जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब उसमें वैल्यू रख करके चर राशि का विभिन्न प्रकार के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो व्यापक नियमों या सूत्रों के निर्माण में बीज गणित का अहम योगदान है। बच्चों, इस बीज गणित का आप देखेंगे प्रयोग आगे चल करके हम सभी प्रकार के गणित में, चाहे वो अंक गणित हो, ज्यामिति हो, क्षेत्रमिति हो, सब जगह बीज गणित का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से व्यापक नियमों, सूत्रों का निर्माण करते हैं, व्याख्या करते हैं। आइए हम समझते हैं कि अंक गणित में बीज गणित का प्रयोग कैसे कैसे कर रहे हैं व्यापक नियमों को बनाने में। जैसे सिंपल सा उदाहरण आपको हम देते हैं, क्या आपने क्रम विनिमेयता का नियम पढ़ा? क्रम विनिमेयता का नियम, जोड़ के लिए, योग के लिए, याद कीजिए क्या है बच्चों? आपने पूर्व की कक्षा में या इसी कक्षा में पूर्व में पढ़ा होगा। ये नियम कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के योग के लिए यदि उनके क्रमों को बदल दिया जाए, जो सीरियली लिखा हुआ उसको यदि चेंज कर दिया जाए, पहले को बाद में, बाद को पहले कर दिया जाए, तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि 5 में 7 जोड़िए या 7 में 5 जोड़िए। तो आप जोड़ कर देख सकते हैं 5 में 7 कितना होगा बच्चों? 12। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसी प्रकार यदि 7 में 5 जोड़ा जाए तो भी 12, अर्थात ये दोनों इक्वल हैं। क्रम विनिमय का क्या मतलब है? क्रमों का बदल देना। तो आवश्यकता अनुसार आप योग की क्रिया जब रहे तो क्रमों को बदल सकते हैं। अब ये नियम 5 और 7 के लिए तो नहीं है, ये सभी के लिए है व्यापक रूप से। तो यदि हम इसे संख्याओं के रूप में इस प्रकार न लिख करके, ऐसे न लिख करके, यदि हम कह दें कि a एवं b दो संख्याएं हैं, उनके योग के लिए a प्लस b बराबर b प्लस a। अब देखिए संख्याओं के जगह पर हमने अक्षरों का प्रयोग किया है, अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया है। तो ये जो बात हमने लिखा, अब इसमें a और b का मान, a और b क्या है? वेरिएबल है, उसका मान बदल सकता है। अर्थात अब ये कई एक नहीं अनेकों उदाहरण के लिए ये नियम हो गए। a के जगह अगर 6 रखा जाए, b के जगह 4 रखा जाए, a के जगह 13 रखा जाए, b के जगह 25 रखा जाए, कुछ भी, सभी नियमों के लिए ये व्यापक रूप से हो गया। अब सिर्फ यही नहीं रहा, वहाँ पर जब हमने अक्षरों का प्रयोग किया तो हम व्यापक रूप से इस नियम को बताने में कामयाब हो गए। हमें सिर्फ ये लिखना है
कि जहां a और b क्या हैं। कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हो सकता है, उसे हम लोग आगे लिख देंगे। और इस प्रकार से अंकगणित के अंदर जो भी आप नियम पढ़े हैं उसे व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं, नियमों का आकार दे सकते हैं। जैसे इसी क्रम विनिमयता का नियम यदि गुणा के लिए देखें, ध्यान दीजिए बच्चों, क्रम विनिमयता का गुण, क्रम विनिमयता का जो नियम है यदि इसको गुणा के लिए देखें, क्या है गुणा के लिए भी आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा यदि क्रम बदल कर दें तो भी उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 गुणे 4 4 गुणे 3 के बराबर होता है, जिसे आप करके देख सकते हैं। 3 को आइए हम 4 से गुणा करते हैं बच्चों, 12 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से 4 का गुणा 3 से करते हैं, पुनः से 12 प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों बराबर हो गए। सीधे देखिए संख्या लिखा हुआ है, आप उसका कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। अब इसी को यदि व्यापक रूप से हमें लिखना होगा क्रम विनिमयता के गुण को गुणा के लिए, तो किस प्रकार लिखेंगे बताएं आप। अब हम लोग संख्या का प्रयोग ना करके व्यापक रूप से अक्षरों चरों का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं a गुणा b बराबर b गुणा a। ये क्या बताता है कि पूर्णांक a और b के लिए उनके क्रम के बदलने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ a और b के विभिन्न मान आप रख सकते हैं। चर राशि है a और b, अर्थात सिर्फ 3 और 4 के लिए नहीं, a और b के अनेकों मान के लिए यह नियम अब व्यापक रूप से तैयार हो गया। लेकिन हम a को b से गुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं तो हैं नहीं। जब तक a और b का मान दिया नहीं रहेगा तब तक हम इसे गुणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नियम हमने बनाया अंक गणित में, उसे यदि व्यापक रूप से लिखना हो, उसे यदि एक व्यापक रूप देना हो, नियम का रूप देना हो, तो हम उसमें चर राशि का उपयोग, अक्षरों का उपयोग, बीज गणित का उपयोग बखूबी करते हैं। और इस प्रकार आपने देखा कि बीज गणित की सहायता से हमने नियमों को व्यापक रूप से लिखा, जो सिर्फ एक उदाहरण नहीं अनेकों उदाहरण के लिए सत्य है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम क्रम विनिमयता की बात कर रहे हैं, आप वितरण या बंटन का भी बात कर सकते हैं। वितरण नियम में आपने देखा है क्या है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है यदि 36 गुना 48, तो हम लोग इसे वितरण नियम में कैसे करते हैं, 36 गुणे 50 माइनस 2, और ये हो जाता है हमारा 36 गुणा 50 माइनस 36 गुणा 2। अब यहाँ जो नियम है वितरण या बंटन नियम, इसे आप हल करके जांच कर सकते हैं। और ऐसा जब हमने नियम बना लिया कि यह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ठीक है, पूर्णांक के लिए ठीक है, तो अब संख्याओं के जगह पर आप चर राशि का उपयोग करके, अक्षरों का उपयोग करके एक व्यापक नियम दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे यदि हम लिखें a गुणे b प्लस सी या माइनस सी, तो इतना बराबर a गुणा b प्लस माइनस a गुणा सी होता है। a गुणा सी मतलब ऐसी भी लिख सकते हैं। अब जो ये हमने दिया रूप व्यापक रूप से, बात वही लिखा हुआ है, लेकिन कोई निश्चित संख्या के लिए नहीं, सिर्फ 36 और 50 और 2 के लिए नहीं, किसी भी चर राशि के किसी भी मान के लिए, सबके लिए यह नियम काम करेगा। तो हम कहेंगे कि वितरण या बंटन के लिए जो नियम हम अंक गणित में दे रहे थे, उसे बीज गणित की सहायता से अब व्यापक रूप प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ये समझ रहे थे कि बीज गणित जो शाखा है गणित की, उसमें क्या होता है, उससे परिचय प्राप्त कर रहे थे।
चर राशि से परिचय प्राप्त किए। साथ ही साथ आप भास्कराचार्य से भी मिले, जिन्हें भास्कर 2 भी कहा जाता है। अब बीज गणित का उपयोग अंक गणित में कैसे किया जा रहा है, व्यापक नियमों को बनाने के लिए, ये अभी हम देख रहे थे। अब जब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे बच्चों, तो बात करेंगे कि इस बीज गणित का उपयोग गणित के अन्य शाखाओं में जैसे क्षेत्रमिति में किस प्रकार किया जा सकता है, एवं जो हम बोलते हैं कथन, उसे बीजगणित में कैसे लिखा जाएगा, और यदि बीजगणित में कोई व्यंजक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो कैसे प्राप्त किया गया है, उसका क्या अर्थ है। इन सब बातों की जानकारी अगली कक्षा में लेंगे। आज की कक्षा इतनी ही। आप इस पर आधारित जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं पुस्तक में, उसे समाप्त कर लें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।